Good morning, friends. My name is Vikas Kumar, and I am the faculty in Adhyan the Effort. This coaching is basically situated near the Plaza Chowk in front of Kabadi Mart in Abhinandan Complex, which is in Ranchi. ये जो कोचिंग है ये लास्ट 12 to 14 ईयर्स से कंटिन्यूसली डिप्लोमा के बच्चों के लिए क्लासेस हो रही है। हर एक सेमेस्टर का हर एक सब्जेक्ट का क्लास होता है। इसके अलावा जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, लाइक एसएससी, जेई, पीएसयू, स्टेट लेवल के जितने भी जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी का प्रिपरेशन इस कोचिंग में करवाया जाता है। तो काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस है, यहाँ जितने भी फैकल्टी हैं वो हाईली क्वालिफाइड है। तो काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस है इस कोचिंग का इस फील्ड के अंदर। अब अगर बात करें इस कोरोना में, तो कोरोना में जो कोचिंग आपको अवेलेबल करवा रहा है वो ऑनलाइन के माध्यम से क्लासेस चल रही हैं। कंटिन्यूसली आपके हर एक बैच की क्लासेस चल रही हैं, फिर वो सेकेंड सेमेस्टर हो या फोर्थ हो या सिक्स्थ हो, तो उनका ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन माध्यम से जो क्लास हो रहा है वो ऐप के थ्रू हो रहा है। तो कोचिंग का जो ऐप है उस पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल रहा है, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल रहा है, टाइम टू टाइम जो टेस्ट है यूनिट वाइज वो कंडक्ट हो रहा है। आप उस पर एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव दोनों तरह के जो टेस्ट मॉड्यूल है वो अवेलेबल है। आप एमसीक्यू टेस्ट भी आपका होता है और सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है। इसके अलावा डाउट क्लियरेंस सेशन, डाउट क्लियरेंस क्लासेस वगैरह सारा चीज़ उस ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। तो वो ऐप आपको किस तरह से एक्सेस करना है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको नंबर दिया गया उस पर आप कॉल करके आप पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। क्या फी स्ट्रक्चर है, किस तरह से हम लोग ऐप को अवेल कर सकते हैं, क्लासेस किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, वो सारा चीज़ का जो आपको इन्फॉर्मेशन है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा सारा जानकारी। अब जो आज का वीडियो लेक्चर है बेसिकली ये जो आपका इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर है, डबल ई 6 सेमेस्टर जो है 6 सेमेस्टर, उसमें एक पेपर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका मेन पेपर में, ऑप्शनल नहीं है, मेन पेपर है। इसका सब्जेक्ट कोड है आपको ECE 504, ये सब्जेक्ट कोड है। तो ये आपका मेन पेपर है। EC वालों को भी पढ़ना रहता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों को 6 सेमेस्टर में और EC वालों को 5th सेमेस्टर में, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट कोड दोनों के लिए सेम है, ECE 504। तो ये जो पेपर है इसका आज हम लोग जो 2020 में जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जो क्वेश्चन JUT पूछा था, JUT झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो क्वेश्चन जो 2020 में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा था उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एक्चुअली 2020 में आया हुआ जो क्वेश्चन सेट है, ठीक है, उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो का 2 या 3 पार्ट होगा, क्योंकि 3 घंटे क्योंकि हमको पढ़ाना भी है, समझाना भी है आपको। तो ये पूरा का पूरा जो उसमें क्वेश्चन हो गया, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है न्यू सिलेबस में। ओल्ड वाले में 100 मार्क्स है, न्यू वाले में 80 मार्क्स है। तो 80 मार्क्स मतलब 3 घंटे का जो क्वेश्चन को एक वीडियो में समेटना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इसका 2 या 3 पार्ट आएगा, 3 पार्ट मोस्ट प्रोबेबली आएगा, और हम लोग उसमें 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो जो आपको क्वेश्चन रहता है इसमें बेसिकली 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो 5 में से क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है, इसमें आपको टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो आपको 4 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, हर एक 4 नंबर का है, तो 4 into 4 दैट इज 16 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो जो आपको इसमें कुछ चुनने के लिए भी होगा, तो आपको जो बाकी के 4 क्वेश्चन बनाइएगा वो हर एक ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा। तो 16 into 4 दैट इज 48 प्लस सोचो के
64, सॉरी 64, ठीक है। तो ये जो है आपको ये अप्रोक्स आप जोड़िएगा तो ये सम जो होगा 80 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है, पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और फिर आपको रेस्ट जो है वो दिया गया है 5 या 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें चुनकर आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का है, तो 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो 64 मार्क्स आएगा, 64 + 16 दैट इज 80 मार्क्स। तो ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न है। तो हम लोग 2020 में जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल है उसको काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नया जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरीज है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, कोई भी जानकारी क्लासेस के रिगार्डिंग स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहां से कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन है उसको करना। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, पहला का हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। बोला है विच सेमी कंडक्टर पावर डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट ट्रिगरिंग डिवाइस। क्या पूछा है, नॉट अ करेंट ट्रिगरिंग डिवाइस, करेंट ट्रिगरिंग डिवाइस कौन सा इस दिए गए में से करेंट ट्रिगरिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है वो है थायरिस्टर, ऑप्शन बी जो है वो है ट्रायक, ऑप्शन सी जो है वो है आपको जीटीओ दैट इज गेट टर्नओवर थायरिस्टर, ऑप्शन डी जो है वो है आपको मॉसफेट। मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है वो आपको करंट ट्रिगरिंग डिवाइस नहीं है। देखिए, ऐसे अगर ऑप्शन की बात करें तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ये करंट ट्रिगरिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। ये कैसा है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। करंट ट्रिगरिंग डिवाइस का मतलब होता है जो करंट कंट्रोल्ड हो, ठीक है। तो ये जो है मॉसफेट, दिस मॉसफेट इज एक्चुअली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। बाकी जो आपका है थायरिस्टर, ट्रायक, ठीक है, ट्रायोड एसी बोलते हैं इसको, और जीटीओ गेट टर्नओवर थायरिस्टर, ये सभी जो है आपको क्या है, करेंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, आखिर हम लोग कैसे हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारे ये जो डिवाइसेस हैं ये करंट कंट्रोल और ये डिवाइस जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। देखिए, बेसिक फंडा क्या है, किसी को हम लोग करंट कंट्रोल या वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कैसे बोल सकते हैं, तो डिपेंड अपॉन द इनपुट रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मेरा कोई वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, दिस इज योर कंप्लीट वोल्टेज और दिस इज योर 2 पोर्ट नेटवर्क, ये आपका कोई 2 पोर्ट नेटवर्क है। 2 पोर्ट नेटवर्क में यहां पर होता है इनपुट इंपीडेंस या इनपुट रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, और इधर से होता है आपको आउटपुट, ये आपको आउटपुट है, आर आउटपुट, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहां करंट सोर्स ले ले कुछ आई ऑफ एस, और यहां पर इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर आई ले लें, ठीक है, और यहां पर आपको एक 2 पोर्ट नेटवर्क है कोई, इसमें आपको ये आर इनपुट है और इसी तरह से यहां से आपको आर आउटपुट होगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो डिवाइस है, हम चाहते हैं ये टोटल वोल्टेज यहां आ जाए, इनपुट पर ये सारा वोल्टेज आए। तो ये कब पॉसिबल है, जब आर आई बहुत कम हो, ठीक है, आर आई बहुत कम हो।
ठीक। तो अगर आर आई जो है ये छोटा है किसके कंपैरिजन में, इनपुट के कंपैरिजन में, तो यहां पर जो Vs होगा ये V इनपुट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये V इनपुट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां अगर हम लोग चाहते हैं कि ये टोटल IS करंट इस I इनपुट यानी R इनपुट में फ्लो करे, तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि ये RI जो है इस R इनपुट से क्या हो, काफी ज्यादा बड़ा हो। मतलब RI इज मच ग्रेटर देन R इनपुट। क्योंकि ये बहुत बड़ा होगा, तो बहुत बड़ा का हमारे पास क्वांटिटी क्या है, इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रिकल में इनफाइनाइट, अगर R इनपुट इनफाइनाइट हो जाए, मतलब बहुत बड़ा हो जाए, तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहां से जो भी IS करंट फ्लो करेगा ये कभी भी ये नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ओपन है सर्किट, ये सारा का सारा किधर चला जाएगा, R इनपुट में। तो अगर R इनपुट हम लोग क्या रखे, बहुत छोटा रखे, किसके कंपैरिजन में, R इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में। आर आई मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इफ आर आई इज मच मच ग्रेटर देन आर इनपुट, इफ आर आई इज मच मच ग्रेटर देन आर इनपुट, तब यहां पर आई एस जो होगा वो इनपुट करंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या है, आर इनपुट शुड बी मच मच ग्रेटर देन आर इंटरनल। इंटरनल रेसिस्टेंस से ये इनपुट ज्यादा बड़ा होना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा कोई सीन होता है तो इसको बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड। वोल्टेज कंट्रोल्ड। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड होने के लिए बेहद जरूरी है कि इनपुट रेसिस्टेंस शुड बी मोर या शुड बी हाई, बहुत हाई होना चाहिए। और इसके लिए करंट कंट्रोल होने के लिए, करंट कंट्रोल डिवाइस कब पॉसिबल है, जब इनपुट रेसिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। अगर इनपुट रेसिस्टेंस बहुत स्मॉल हो जाएगा, तब आपको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। ये कैसा डिवाइस हो जाएगा, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस हो जाएगा, डिवाइस। ठीक है, तो जो मॉसफेट है इसका इनपुट रेसिस्टेंस अगर आप देखिएगा तो ये अप्रोक्सीमेट 1031 ओम के आसपास आता है। ठीक है, 1031 ओम के आसपास आता है। जबकि रेस्ट ऑफ जो आपका डिवाइस है, रेस्ट ऑफ इन सभी का जो रेसिस्टेंस रहता है ये अप्रोक्सीमेट 100 ओम के आसपास रहता है। कुछ का 100 से कम, कुछ का 100 से ज्यादा, लेकिन इन द रेंज का अगर बात कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेट सबका 100 ओम के अप्रोक्सीमेट इनका इनपुट रेसिस्टेंस होता है। जबकि इसका इनपुट रेसिस्टेंस 1031 ओम के रेंज में जाता है। तो इसका इनपुट रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसके कंपेरिजन में। तो चूंकि इनपुट रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए कैसा होगा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होगा। बाकी इनपुट रेसिस्टेंस कम होते इसलिए कैसे होंगे, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको पूछा है, ट्रायक इज अ, ठीक है, अ ट्रायक इज अ, ये क्या है, इसका है ऑप्शन ए 2 टर्मिनल स्विच, ऑप्शन बी 2 टर्मिनल बाइलेटरल स्विच, ऑप्शन सी इज 3 टर्मिनल bilateral switch, and option D is 3 टर्मिनल bidirectional switch। देखो, पहला तो ट्रायक का फुल फॉर्म होता है ट्रायोड फॉर एसी,
ठीक है। तो ट्रायोड फॉर एसी में तो ये 3 टर्मिनल होता है। ट्रायक का अगर आप सिंबल देखोगे, सिंबल अगर इसका देखोगे तो इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से। दिस इज MT1 टर्मिनल, दिस इज MT2 टर्मिनल, दिस इज योर गेट टर्मिनल। तो 3 टर्मिनल है, ठीक है। तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो होने का संभावना ही नहीं, क्योंकि ये 2 टर्मिनल बोल दिया। अब या तो ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। तो ऑप्शन सी में है 3 टर्मिनल बाईलेटरल स्विच या बाई डायरेक्शनल स्विच। देखिए बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बाईलेटरल या बाई डायरेक्शनल। तो सबसे पहले बाईलेटरल, बाईलेटरल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बाईलेटरल हम लोग बोलेंगे कि इसको जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों तरफ में से किधर से भी आप कनेक्ट कर दीजिए। मतलब रेसिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ए और बी को, या आप यहां पर बी यहां पर ए कर दीजिए। मतलब आप कनेक्ट करने से पहले ये प्लस माइनस टर्मिनल नहीं देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं देख रहे हैं तो ये बाईलेटरल एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा कनेक्शन नहीं देख रहे हो तो बाईलेटरल होगा। जबकि रेसिस्टेंस में भी आपका ये दोनों तरफ से करंट अलाउ करेगा, ऐसा नहीं है, ये दोनों तरफ से करंट अलाउ करेगा। ए से बी भी फ्लो होगा, बी से ए भी फ्लो होगा, ठीक है। अगर ये दोनों तरफ से करंट अलाउ कर रहा है तो ये हो गया बाई डायरेक्शनल। दो तरफ से आपको करंट अलाउ किया तो हो गया क्या, बाई डायरेक्शनल। लेकिन आपका जो है करंट तो भले दोनों तरफ से अलाउ किया, लेकिन लगाते वक्त आप अगर ये प्लस माइनस देख रहे हो, ठीक है, ये तो फिर ये बाईलेटरल हो गया। तो जब हम लोग MT1 MT2 लगाते हैं तो हम लोग यहाँ प्लस माइनस क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो अगर ये प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है तो करंट MT2 से MT1 जाएगा। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो करंट आपका MT1 से MT2 की ओर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये करंट दोनों ही डायरेक्शन में अलाउ किया, ठीक है, करंट ये दोनों ही डायरेक्शन में अलाउ किया। तो अगर आप देखिएगा, चूंकि ये जो ट्रायक है, ट्रायक में होना चाहिए ये बाईलेटरल बाई डायरेक्शनल दोनों होना चाहिए, लेकिन जो बेटर ऑप्शन है, ठीक है, दैट इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है, बेटर ऑप्शन। दोनों डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट को अलाउ करेगा, ठीक है। तो करंट चूंकि दोनों डायरेक्शन में अलाउ करेगा, इसीलिए हम लोग किसके साथ जाएंगे, बाई डायरेक्शनल स्विच के साथ जाएंगे। बाई डायरेक्शन मतलब दोनों डायरेक्शन में ये करंट क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है, ठीक है। इसको कनेक्ट करते वक्त हम किधर से भी कनेक्ट कर दे, इधर प्लस इधर माइनस कर दे, इधर माइनस ऊपर प्लस कर दे, ये फिर भी ये दोनों डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट को अलाउ करेगा। इसलिए ट्राई कीजिए 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच, ठीक है। दिस इज योर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव का। अब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 3 देखें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपसे पूछा गया है, द इन्वर्टर कैन बी क्लासिफाइड, द इन्वर्टर कैन बी क्लासिफाइड एज। तो इन्वर्टर किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑप्शन है, ऑप्शन इज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ऑप्शन बी इज करंट सोर्स इन्वर्टर, ऑप्शन सी इज both A and B, and option D is power inverter, power इन्वर्टर। देखो डिपेंड करता है कि आप इन्वर्टर को कैसे क्लासिफाई कर रहे हो। अगर इनपुट पावर के अकॉर्डिंग क्या आप इनपुट दिए हो, इनपुट सप्लाई बोलो, इनपुट सप्लाई आप क्या दिए हो उसके अकॉर्डिंग करें अगर हम लोग, ठीक है, कैसा इनपुट सप्लाई दिए हो, ठीक है, तो फिर आप इन्वर्टर को 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, VSI और CSI। VSI मतलब वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और CSI मतलब करेंट सोर्स इन्वर्टर। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में स्टिफ्ट डीसी वोल्टेज, स्टिफ डीसी वोल्टेज का मतलब हो गया, नॉर्मल बोलो तो कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। अगर आप इनपुट में कांस्टेंट डीसी वोल्टेज मेंटेन कर रहे हो, दे रहे हो, देन दिस इज कॉल्ड एज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अगर आप स्टिफ्ट डीसी करंट दिए, मतलब कांस्टेंट
डीसी करंट की अगर आप सप्लाई दे रहे हो तब ये सीएसआई हो जाएगा। तो अभी जो दिया गया ऑप्शन है उसमें वीएसआई और सीएसआई के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बोथ होगा। दूसरा तरह से भी क्लासिफिकेशन हो रहा है, कम्यूटेशन आप कैसे करवा रहे हो, कम्यूटेशन सर्किट कैसे कनेक्टेड है, कम्यूटेशन सर्किट कैसे कनेक्टेड है। कम्यूटेशन सर्किट अगर कनेक्शन के आधार पर देखिएगा तो फिर सीरीज इन्वर्टर होगा और दूसरा होगा पैरेलल इन्वर्टर। तो ये अभी ऑप्शन में दिया नहीं था, ठीक है, लेकिन कम्यूटेशन सर्किट कैसा है, एल और सी का कनेक्शन कैसा है, ठीक है, लोड के साथ, उसके आधार पर भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो सीरीज इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर के रूप में क्लासिफिकेशन होगा। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव 3। जो आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव है जो इसमें पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव 4, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। चौथा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या पूछा है, तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज, फोर्थ जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड्स एप्लीकेशन इन स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, इसमें से किस का, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए इनमें से किसका एप्लीकेशन यूज होता है। ठीक है, कौन सा डिवाइस जो है हम लोग यूज करते हैं, एफईटी है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, फिर आपका है एससीआर, और फिर आपका है नन ऑफ दीज, यही ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो द करेक्ट ऑप्शन इज एससीआर। ठीक है, क्योंकि स्पीड कंट्रोल ऑफ जब डीसी मोटर कीजिएगा तो यू हैव टू यूज डीसी इनपुट, आपको डीसी इनपुट यूज करना होगा। ठीक है, और आप इस डीसी इनपुट को कैसे बनाओगे, तो आपके पास तो इनपुट में एसी मौजूद रहेगा, तो आप इन डीसी इनपुट्स को बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एससीआर, थायरिस्टर के हेल्प से आप डीसी इनपुट ले सकते हो। तो आप क्या कर लोगे, कैसा भी रेक्टिफायर बना लो। देखो रेक्टिफायर बहुत तरीके से हो सकता है। ठीक है, आप हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर बना लो, फिर फुल वेव रेक्टिफायर है आपके पास, ठीक है, ब्रिज फुल वेव में ब्रिज रेक्टिफायर है, मिड कनेक्शन है, तो आप कैसा भी रेक्टिफायर बना लो। तो रेक्टिफायर आपको क्या करता है, रेक्टिफायर आपको ये एसी को डीसी में बदल देता है। तो आप अगर स्पीड कंट्रोल करोगे तो इसके फायरिंग एंगल का आप चेंज करके, ठीक है, इनपुट डीसी को आप वेरी करा लोगे। ठीक है, तो एक अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखें तो अगर मेरा ये रेक्टिफायर है, ये अगर आपका ऐसा रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर में आप क्या दिए, एसी इनपुट में दिए, और यहां से आप डीसी निकालोगे, वेरिएबल डीसी बना सकते हो, और इसी को आप क्या कर दोगे, डीसी मोटर में। तो आप यहां पर रेक्टिफायर के आउटपुट को चेंज कर सकते हो, कैसे, बाय चेंजिंग द फायरिंग एंगल ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर के अल्फा को आप अलग अलग 30 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, इनमें अल्फा का अलग अलग वैल्यू रख के आप थायरिस्टर में जो फायरिंग पल्स दे रहे हो उसका अलग अलग वैल्यू रख के आप यहाँ पर अलग अलग आउटपुट डीसी वोल्टेज ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका वेरिएबल डीसी वोल्टेज के हेल्प से आप इनपुट पर, डीसी मोटर के इनपुट पर आप डीसी वोल्टेज चेंज करोगे तो उसका स्पीड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 4 ऑब्जेक्टिव। अब जो है आपका सब्जेक्टिव में अगर देखा जाए, जो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूछा है, वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपसे पूछा है, एक्सप्लेन द वेवफॉर्म ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ RL लोड एंड डिटरमाइन एवरेज आउटपुट वोल्टेज। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ RL लोड पूछा है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर आपसे पूछा है, वो भी कैसा, RL लोड का। ठीक है, इसका हम लोग आउटपुट वोल्टेज भी निकालेंगे, बाद में निकालेंगे। तो सिंगल फेज अगर आप देखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर को, तो दिस इज द
सर्किट डायग्राम, दिस इज योर आर, दिस इज योर एल, ठीक है। ये थायरिस्टर है, इसका वोल्टेज VT होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ Vs इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी इज द इनपुट सप्लाई। दिस इज एक्चुअली योर लोड, RL टाइप का आपका लोड है, ठीक है। अब क्या है, सप्लाई का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा तो थायरिस्टर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर निकालोगे तो आपका थायरिस्टर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो थायरिस्टर क्या होगा, T थायरिस्टर, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। देखिए अगर थायरिस्टर का थोड़ा सा भी इसका बेसिक्स अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होने का सिंपल मतलब क्या होता है कि थायरिस्टर दो तरह के मोड में काम कर रहा है। एक तो पॉसिबल है, थायरिस्टर का जो सबसे पहला मोड जाएगा दैट इज फॉरवर्ड, जिसको बोलते हैं ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। उसके बाद जाता है आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, ठीक है। तो थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस बोलने का सिंपल मतलब क्या है कि थायरिस्टर दोनों मोड में, सबसे पहले आएगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ब्लॉकिंग मोड में, ठीक है। फिर जाएगा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, ठीक है, कंडक्शन मोड में जाता है, ठीक है। कैसे जाता है, जब आप लोग गेट पल्स देते हो तो थोड़ा सा भी अगर आपको बेसिक्स ध्यान में होगा तो इस तरह से हम लोग बनाते थे, ठीक है, और इस तरह से हम लोग ये एनोड करंट, तो I वर्सेस V का आप लोग ग्राफ होगा, अलग अलग एनोड करंट ये सब है, और ये आपका जिस पर ये मिलते हैं दैट इज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर जो भी आपका गेट करंट होगा ये सब अलग अलग गेट करंट दिखा रहा है। तो आप फायरिंग पल्स देते जाओगे, थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी होता था। तो यहाँ पर जब आप RL लोड बना रहे हो इस तरह से हाफ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, तो इसमें भी आप क्या करोगे, एक फायरिंग पल्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सोर्स का वेव फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस सोर्स का वेव फॉर्म बनाएंगे तो क्या देखते हैं, एक सेकंड थोड़ा छोटा बनाते हैं, नीचे डायग्राम के लिए जगह नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग बना दिए, ये Vs हो गया। अब क्या है, ये ओमेगा टी एक्सिस है, तो सोर्स का वोल्टेज वर्सेस ओमेगा टी, यहां पर आपका 0 है, यहां पर आपका π/2 है, ये पाई है, यहाँ 2 पाई है, और यहाँ 3 π/2 है, ये 3 π/2 है, यहाँ 2 पाई है। अब आप क्या किए हो कि अगर आप इस लोड के क्रॉस वोल्टेज देखो, दिस इज V0 वोल्टेज, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I0 करंट। तो अगर हम लोग लोड वोल्टेज देखें, ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ फायरिंग पल्स यहां पर अल्फा आएगा, यहां पर हम लोग क्या दिए हैं, इस जगह पर कुछ फायरिंग पल्स अप्लाई किए हैं, इस जगह पे फायरिंग पल्स अप्लाई किए हैं, तभी जाकर ये थायरिस्टर जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाएगा। यानी 0 से अल्फा अगर हम लोग देखेंगे, 0 से अल्फा, बिटवीन 0 टू अगर अल्फा देखेंगे तो थायरिस्टर क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, ब्लॉकिंग मोड में है। इसका सिंपल मतलब हो गया ऑफ कंडीशन में, थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है लेकिन ऑफ में है। तो अल्फा के बाद आपका क्या हो रहा है स्टोरी, कि अल्फा के बाद थायरिस्टर ऑन हो जा रहा है, और जैसे ही थायरिस्टर ऑन होगा, जैसे ही थायरिस्टर ऑन होगा, तो थायरिस्टर ऑन होना मतलब ये स्विच है ना, ये स्विच मतलब शॉर्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही ये शॉर्ट होगा, ऑन होने का मतलब 0। तो अल्फा 2 अगर पाई देखिएगा तो VT का वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। थायरिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज जो 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ से जो करंट है वो तो फ्लो करेगा सप्लाई से, और ये सप्लाई का कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो सप्लाई का वोल्टेज कितना मिलेगा, तो ये यहाँ के बाद ये वाला चीज को इतना दूर तक फॉलो कर लेगा, तो यहाँ से उठेगा और ये इतना दूर तक फॉलो कर लिया, ठीक है, पाई तक। अब अगर आप लोड करंट को देखिएगा I0 को, तो I0 क्या होगा, तो देखिए I0 जो जाएगा वो RL लोड है, तो ये यहां से अब एनर्जी लेना शुरू होगा और धीरे धीरे इसका करंट
बढ़ना शुरू होगा। तो ये इस तरह से धीरे धीरे अपना करंट क्या करेगा, बढ़ाएगा। धीरे धीरे अपना करंट क्या किया, बढ़ाया इस तरह से इन बिटवीन दिस, ये धीरे से अपना करंट बढ़ाया। ठीक है, अब उस टाइम में जो थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज रहेगा वो कैसा रहेगा, तो अगर आप अल्फा टू पाई का देखिएगा तो थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जीरो है, तो जीरो वोल्टेज मतलब हमको कोई भी वोल्टेज यहां नहीं मिलेगा, ऐसा वेवफॉर्म देखने को मिलेगा। जीरो वोल्टेज का मतलब यही हुआ। ठीक है, अब पाई के बाद ये नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही शुरू होगा तो देखिए पाई तक में सिचुएशन क्या है, ऐसे करंट आ रहा तो इंडक्टर के ऊपर ऐसे करंट घुसेगा तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अल्फा से लेकर पाई तक इंडक्टर पोलैरिटी ऐसा रहेगा, करंट इंडक्टर में से इंटर कर रहा है, ये प्लस ये माइनस। इस दौरान अल्फा से लेकर पाई तक ये जो करंट है ये एनर्जी क्या कर रहा है इसमें, यानी इंडक्टर में एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से ये थायरिस्टर टर्न ऑफ होना चाहेगा। इसको नेचुरल कम्यूटेशन बोलते हैं। तो नेचुरल यानी लाइन के नेगेटिव साइकिल, सप्लाई के नेगेटिव साइकिल की वजह से अगर थायरिस्टर बंद हो रहा है तो इसको नेचुरल कम्यूटेशन बोलते हैं। तो नेचुरल कम्यूटेशन की वजह से थायरिस्टर होना चाहेगा टर्न ऑफ, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लिया। अब जब तक इंडक्टर अपना एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तब तक ये थायरिस्टर बेचारा टर्न ऑफ नहीं हो सकता है। तो होता क्या है, पाई के तक में पूरा एनर्जी ले लिया, जैसे ही एनर्जी ले लेता है एक बार तो ये अपना पोलैरिटी चेंज कर देता है। मतलब ये ऊपर वाला प्लस था अब ये माइनस हो जाएगा, और नीचे वाला माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब जो इंडक्टर है ये इस सोर्स को फीड करना शुरू करेगा ऐसे, और इस तरह से करंट सप्लाई देगा। तो ये इस सोर्स को फीड करते इस रजिस्टर के क्रॉस सारा एनर्जी एटमॉस्फेयर में डेसिपेट कर देगा। ठीक है, तो जितना भी एनर्जी था ये डेसिपेट कर देगा। तो ये जहां तक ये काम, जब तक ये काम चलता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन एंगल बीटा। दिस इज योर बीटा। तो बीटा इज एक्चुअली एक्सटेंशन एंगल। ठीक है, तो पाई टू बीटा क्या हुआ, पाई टू बीटा क्या हुआ, थायरिस्टर क्या है अभी भी ऑन ही है ड्यू टू इंडक्टर। इंडक्टर के कारण ऐसा है, थायरिस्टर ऑन है। तो उस टाइम में VT भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। उस टाइम में VT क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, और जो सप्लाई है, तो सप्लाई जो है मतलब ये जो आउटपुट जो वोल्टेज है V0, ये क्या होगा, तो इस सप्लाई का इतना वेव फॉर्म, बीटा तक तो इतना वेव फॉर्म चलेगा सप्लाई का, तो इतना वेव फॉर्म को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा बीटा तक। और ठीक है, और पाई से लेके बीटा के बीच में ये सारा एनर्जी ऐसे गिरा देगा, डाउन कर देगा। इंडक्टर का सारा एनर्जी इस रेसिस्टर के क्रॉस डिसिपेट हो जाएगा, और थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज स्टिल जीरो रहेगा, क्योंकि थायरिस्टर अभी भी क्या है, ऑन कंडीशन में, तो वोल्टेज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बीटा के बाद क्या होगा, बीटा के बाद क्या होगा, ठीक है, तो यानी बीटा टू 2 पाई अगर देखा जाए तो बीटा के बाद सिचुएशन कैसा हो जाएगा, तो बीटा के बाद क्या होगा, थायरिस्टर यहां से ऑफ हो जाएगा। तो थायरिस्टर जैसे ही ऑफ हो जाएगा तो यह बीटा के बाद क्या हो जाएगा, थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो थायरिस्टर ऑफ होना मतलब ओपन सर्किट हो जाना, और जैसे ही ये ओपन सर्किट होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज आ जाएगा। तो सप्लाई का वोल्टेज बीटा के बाद कितना बच गया है, इतने ना बच गया है, यही ना वोल्टेज बच गया है सप्लाई के बाद। ठीक है, तो सप्लाई के बाद इतना वोल्टेज जो है वो थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, इतना वोल्टेज। तो यहां से ऐसे उठेगा नीचे, ये ऐसे, ये वोल्टेज जो है आपको थायरिस्टर के क्रॉस मिलेगा। और लोड के क्रॉस वोल्टेज, तो लोड के क्रॉस अब कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लोड के क्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा, तो करंट लोड के क्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो। जब वोल्टेज नहीं, यहाँ सर्किट ओपन हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब है जीरो से अल्फा का अभी तक हम लोग नहीं देखे स्टोरी कैसा रहेगा। तो जीरो से अल्फा में थायरिस्टर क्या है, ऑफ है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मतलब ऑफ है। तो थायरिस्टर ऑफ है तो यहाँ पर VT का वैल्यू, मतलब VT का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, VS के बराबर है, यही ऑफ होने का मतलब। तो VT का जो वैल्यू है वो VS के बराबर है। तो इस कंडीशन में थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा, VS के बराबर। तो VS का वोल्टेज तो ये रहेगा जीरो से लेके अल्फा तक। तो जीरो से लेके अल्फा तक, सॉरी ये यहाँ नहीं, जीरो से लेके अल्फा तक थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ये वाला मिलेगा। तो ये वोल्टेज थायरिस्टर के क्रॉस मिलेगा जो यहां पर दिख रहा है। करंट
ओपन है तो जाहिर सी बात है करंट भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज भी जीरो, करंट भी जीरो, लेकिन थायरिस्टर के क्रॉस सप्लाई का ये वाला वोल्टेज मिलेगा। तो दिस इज योर वेव फॉर्म, ठीक है, ये आपका वेव फॉर्म होगा, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें आउटपुट वोल्टेज का, ठीक है, आउटपुट अगर वोल्टेज का हम लोग यहां पर बातचीत करें तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज यही आपको निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए बोला गया है, तो V नॉट इज एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये कितना होगा, तो देखो जब भी कोई एवरेज क्वांटिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये है आपका आउटपुट वोल्टेज। तो एवरेज क्वांटिटी का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कर्व। ये तो एरिया अंडर द कर्व मतलब वोल्टेज कहां से कहां तक मिल रहा है। देखो एवरेज हम लोग 0 से लेके 2 पाई के बीच का लेंगे, दिस इज योर लेंथ ऑफ द कर्व, यहां से यहां तक है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कर्व तो तुम्हारा आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। और एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो इंटीग्रेशन का हेल्प ले लेंगे। तो मेरा फंक्शन कितना है, तो Vm साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी, दिस इज योर फंक्शन। कहां से कहां का हमको कर्व मिल रहा है, तो पाई से लेके बीटा तक मिल रहा है। तो इंटीग्रेट कर दो, पाई टू सॉरी अल्फा टू बीटा मिल रहा है, अल्फा है ना यहाँ, ये अल्फा से है ना, तो अल्फा टू बीटा मिल रहा है। बस ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये इंटीग्रेशन अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो ये इंटीग्रेशन हम लोग लेते हैं V नॉट इज इक्वल टू, अगर हम लोग लेंगे तो ये आप सॉल्व कर दो तो आपका आ जाएगा अल्फा टू बीटा Vm साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी है, ये 1/2 पाई। यहां से क्या है, Vm आपका बाहर आ जाएगा, दिस इज Vm/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो आपका Vm/2 पाई हो गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, कॉस ओमेगा टी, लेकिन यहां माइनस साइन के साथ अल्फा टू बीटा। अब आप इसको सॉल्व करोगे इधर तो आपका हो जाएगा Vm/2 पाई, ये हो गया। अब आप अपर लिमिट तो माइनस कॉस ऑफ बीटा लगाओगे और लोअर लिमिट माइनस, और यहाँ वाला माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा आपका। तो आपका V नॉट का वैल्यू जो आएगा वो यहाँ लिख देते हैं। V नॉट का वैल्यू कितना आ गया, तो V नॉट का वैल्यू आ गया आपका Vm/2 पाई कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा, ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यही आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका वीडियो बनेगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग आगे का जो और क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। टिल देन, तब तक के लिए आप लोग थैंक यू वेरी मच।